जेन्युइन एनवायरनमेंट था वो बहुत तदर्थ था। तदर्थ का मतलब एडहॉक था। उसमें इतनी सारी खामियां थी। कौन से शहर चुने जाएंगे, कैसी योजना चलाई जाएगी, क्या क्या योजना चलाएगी, बहुत ज्यादा उसमें एडहॉकिज्म था। स्मार्ट सिटी मिशन था हमारा, वो काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया था। नहीं देखिए, स्मार्ट मतलब टू गेट मोर फ्रॉम लेस। स्मार्टनेस में 3 बातें आई जो हम लोगों ने सोच किया, उसको 3 बातें। पहली, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दूसरी, शहर की एम्प्लॉयबिलिटी। तीसरी जो चीज थी उसके बारे में सस्टेनेबिलिटी। सर आज भी हमारे जो बड़े शहर हैं, हम इन्हीं चीजों से आज भी डील कर रहे हैं। ना साफ पानी है, ना साफ हवा है। देखिए, ऐसा है कि इस पे जो हमारे स्मार्ट सिटी में अप्रोच हम लोगों ने रखा, क्योंकि हमें क्या लिमिट करता है, रिसोर्सेज लिमिट करता है, प्लस हमारे अवेलेबिलिटी, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो लोग इस काम को कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशन है। केवल हमें एक ये मेन चैलेंज है, चुनौती है हमारे सामने, इम्प्लीमेंटेशन। My guest today has seen it all from the inside. Durga Shankar Mishra, an IAS officer, former Secretary of the Ministry of Housing and Urban Affairs, former Chief Secretary of Uttar Pradesh, the man who led India's Smart City Mission, Amrut, spread-headed metro projects across the country, and was at the heart of the transformation of Ayodhya and Banaras. 40 years, every major urban mission, one unfiltered conversation. अगर हम बनारस में कर सकते हैं, दूसरे क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है, केवल वो उनमें एक मोटिवेशन है। And thank you for joining me today. I've been really looking forward to this conversation because your journey, is there for 4 decades across every major phase of India's urban development, from policy to execution. Thank you, Ruchita. I look forward to your discussion for the next 1 hour or so. Yes. 4 दशकों में भारत के शहरों को चेंज होते देखा है। तो आज जब आप इन शहरों से जाते हैं, आपको क्या एक चेंज बहुत एकदम नोटिस होता है, इवन बिफोर पॉलिसी और मेंस? देखो, पहले ऐसा है कि जब हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे स्कूलों में, कॉलेज में, तो हम हमेशा ये करते थे कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश है। अगर आप पॉलिसी देखो भारत सरकार की, जो हमारी जो पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो प्लान्स बनते थे, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, इस तरह करते करते हर एक प्लान कहाँ फोकस होता था? ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस होता था। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन 80 के बाद चालू हुआ, 90 के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा परिवर्तन चालू हुआ, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर हम यही कहते थे कि गाँव में ही भारत बसता है, कृषि प्रधान भारत देश है, और इसी से ही हमारी सारी अर्थव्यवस्था होगी। मुझे लगता है कि पहले बार शहरी क्षेत्र को एक नई गति मिली जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभाली। उन्होंने एक समग्र दृष्टिकोण शहरों के बारे में प्रारंभ किया, क्योंकि हमेशा से हम कहते रहे हैं कि शहर जो है अर्थव्यवस्था का इंजन होता है। हमारी पिछली जो जनगणना हुआ वो हुआ 2011 में। उस जनगणना के अनुसार हम जो ग्रामीण क्षेत्र में जितना हमारा वृद्धि हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा वृद्धि हमारी शहरी क्षेत्र में हुई थी, और हम करीब 31-32% के आसपास पहुंच गए थे आबादी की जनगणना। उसके बाद अभी हमारी अगली जो जनगणना होने वाली है, अनुमान ये है कि अब तक जब हम करीब 52-53 करोड़ के आसपास है, और जो तमाम सारे विशेषज्ञों का अनुमान है कि हम जब 2047 की जो आज़ादी का जो हमने 100वां साल शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, या 2051 में हम पहुंचेंगे, तो हमारी आबादी लगभग 90 करोड़ की हो जाएगी शहरी इलाके में, और भारत मूल रूप से शहरी देश हो जाएगा, यानी 50% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्र में रहेगी। ऐसा नहीं कि इसमें शहर और गाँव में कोई लड़ाई है, शहर और गाँव एक दूसरे के पूरक है। गाँव में वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिसकी जरूरत शहर में पड़ती है, क्योंकि तो एक माइग्रेशन का जो तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, जो शहरों का बढ़ाव हो रहा है। अब आप देखिए कि हमारे देश में पहले कुल थोड़े से शहर थे जो कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले थे, आज करीब 75-77 शहर हमारे 10 लाख से ज़्यादा आबादी के। तो एक तो शहर हमारे बढ़ रहे हैं, नए शहर बन रहे हैं, और जो पिछले 10 से 11 साल में तमाम सारे राष्ट्रीय मिशन के लिए तो शहरों की तस्वीर बदली है, शहरों के बारे में सोच बदली है। लेकिन आज शहर में जो एक नई किस्म की अपेक्षाएं, नए किस्म के लोगों के विचार चालू हो गए।
ऑफ कोर्स गरीबी तो बढ़ती ही जा रही है, दैट इज समथिंग मे बी हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। सर जैसे आपने बोला कि 2014 में जो ये अर्बन मिशन लॉन्च हुए, बट उससे पहले एक बहुत बड़ा अर्बन मिशन लॉन्च हुआ था जो कि 2006 में था, दैट वाज JNURM मिशन। उसमें भी यही था कि बेसिकली शहरों में जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको ठीक किया जाए और उसके लिए रिफॉर्म्स बनाए गए थे। फिर उसी JNURM मिशन के अंत जब 2014 में उसी को बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 3-4 मिशन। सर तो सर आपको नहीं लगता है कि हमने बेसिकली एक मिशन को फुली कंप्लीट नहीं किया एंड देन वी जंप टू अदर मिशंस? रुचिता नहीं, रुचिता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ऐसा है कि मैं दोनों का पार्ट रहा हूँ जी, एग्जैक्टली सर। जो JNURM जो था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो JNURM था वो बहुत तदर्थ था। तदर्थ का मतलब एडहॉक था। मैं उस जमाने में उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सचिव हुआ करता था अर्बन डेवलपमेंट का। उसमें इतनी सारी खामियां थी, मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि पहले बार सोचा गया 2006 में कि शहरों के लिए कोई नए किस्म की योजना बनानी। पहले तो हम उससे दूर भागते थे, लेकिन वो योजना बिल्कुल एक तदर्थ रूप में थी, एडहॉक रूप में थी। कौन से शहर चुने जाएंगे, कैसी योजना चलाई जाएगी, क्या क्या योजना चलाएगी, बहुत ज्यादा उसमें एडहॉकिज्म था और बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था भारत सरकार के ऊपर। जैसे लग रहा था कि भारत सरकार का राज्य सरकारों पर कोई विश्वास ही नहीं था। जब मैं प्रमुख सचिव के रूप में आता था और कई सारे 8-8, 10-10 स्कीम JNURM के बना के लाता था, हमारे साथ 20-20, 25-25 लोग आते थे और वो मिनिस्ट्री में जो वहाँ का जो कॉन्फ्रेंस हॉल था छोटा पड़ जाता था, हम लोग सारे बैठते थे और वहाँ पे पता चला कि यहाँ के अंडर सेक्रेटरी, यहाँ के सेक्शन अफसर कुछ ऐसी कुछ क्वेरी उठा देते थे। उसके बाद होता था कि चलो आपके 10 में से 2 तो हो गए क्लियर, 8 के बारे में कुछ और बना करके ले आइए। फिर 2-3 महीने तक इंतजार करते थे। एडहॉकिज्म इस हद तक था कि जो आपका 20% रोक देते थे कि जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक वो नहीं करेंगे, और रिफॉर्म्स कभी पूरा ही नहीं होता था। जिस प्रकार के रिफॉर्म से पूरा नहीं हुआ तो किसी को 20% मिला ही नहीं। तो JNURM की इतने सारी योजनाएं, प्रोग्रेस बहुत ही पुअर थी, बहुत ही पुअर थी। मतलब मैं तो बहुत मेहनत करता था जब प्रमुख सचिव के रूप में, तब भी अब हमारी मेहनत के बावजूद ढाक के 3-5 रिजल्ट यहाँ पे आते थे और यहाँ के आगे डिसअपॉइंट होकर चले जाते थे। तो वो सारी व्यवस्था परिवर्तित होगी। तो मैं नहीं कहूँगा कि एक स्कीम को काट करके 4 स्कीम बनाई गई। मैंने कहा बिल्कुल रीथिंकिंग की गई, नए तरीके से पूरी चीज को बांधा गया और ऐसी चीज पहले बार देश में लोगों पर एक नया डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पैराडाइम कि लोग चैलेंज के माध्यम से स्मार्ट सिटी में आएंगे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे। हम तो ये होता था कि जो चीज हुआ सबको बांट दो, और बांट दो किसी को कुछ, गरीबी के आधार पर बांट दो, पिछड़ापन के हिसाब से बांट दो, साइज के हिसाब से बांट दो। पहले बार हुआ कि नहीं, आप compete करोगे और जब अगर जो शहर सबसे आगे होगा, जो उस काम को पूरा कर सकता है, उसको हम स्मार्ट सिटी में चुनेंगे। सर ये बात आपकी सही है कि बेसिकली स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर एक शहर या एक प्रकार के शहर के लिए फोकस नहीं था। जैसे JNURM में हमें याद है काफी पैसा बड़े शहरों को गया जैसे, लेकिन सर 2006 में जब ये लॉन्च हुआ, बाद में फिर 2008 में इन्होंने रिफॉर्म्स बेसिकली लॉन्च किए कि अब आपका पैसा ये रिफॉर्म के साथ बंधा है। अगर आप ये 4-5 रिफॉर्म करेंगे, जैसे आप अपना भी कोई पैसा खुद का बनाएंगे, देन वी विल गिव यू सम मनी। सर तो आपको नहीं लगता कि रिफॉर्म कहीं ना कहीं कुछ प्लस था उसमें, बिकॉज दे लर्न फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम्स कि हम शायद पैसा ऐसे ही दे रहे हैं, अगर हम कुछ रिफॉर्म रखेंगे उसमें शहर के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए बिल्कुल ठीक है, रिफॉर्म तो होना चाहिए। इनफैक्ट अमृत योजना है, अमृत योजना में रिफॉर्म तो इनबिल्ट है। अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन सोच बिल्कुल बदल गई। पहले ये था कि हम 20% आपका रोक लेंगे, हम आपको देंगे ही नहीं जब तक पूरा 100% नहीं। अब कभी 100% होगा ही नहीं तो आप देंगे ही नहीं, यानी 80% पे ही आप दे करके छोड़ देंगे। अब क्या हो गया, रिफॉर्म के बेसिस पे आप इतना रिफॉर्म को ग्रेड किया गया। मैंने कहा देखो JNURM का जो अनुभव था, तो उस अनुभव के आधार पर रिफॉर्म को डाला गया। अमृत का पार्ट रिफॉर्म है, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे रिफॉर्म है। उस रिफॉर्म को ग्रेडिंग किया गया कि आप इसका इतना कर लोगे इस पीरियड तक तो हम आपको ये दे देंगे, ये कर दोगे तो ये कर देंगे। ऐसा नहीं कि जब तक अंत तक पहुंचोगे नहीं, अब पहुंचोगे नहीं तो तुमको एक पैसा नहीं देंगे। हम लोग बड़े स्ट्रगल करते थे राज्य से। एक लर्निंग हो गई जो मैंने हमारा जो JNURM का जो 10 साल का एक्सपीरियंस था, जितनी सारे नेगेटिव से हमने तो जब बनाना चालू किया मिशन, तो पहले सारे नेगेटिव्स को नोट कर लिए कि ये फला जो हमें परेशानियां आती थी किसी चीज हमको करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से, उन कमियों को तो हम नहीं आने देंगे उनको। तो जो सारी हमने जो योजनाएं बनाई, जो नए नए राष्ट्रीय मिशन बनाए,
वो सारे मिशन बहुत सक्सेसफुल हुए। आप देखिए किसी भी मिशन को देख लीजिए, उस मिशन में जो जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, जो उन्होंने प्लान किया लगभग उसके करीब तक पहुंच गए। बट सर आपको नहीं लगता कि जो स्मार्ट सिटी मिशन था हमारा वो काफी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया था, मोर ऑफ ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे थे और सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए आप बेसिकली ये लैब बना लें, जीआईएस लैब बना लें, आप आईसीसीटी ऐसी लैब्स बना लें, तो आपको नहीं लगता दैट इट वाज मोर ऑफ अ सिनोनिमस ऑफ टेक्नोलॉजी? नहीं, देखिए स्मार्ट मतलब टू गेट मोर फ्रॉम लेस। मतलब मान लो आपके पास जो 1000 लीटर पानी है और आपको 20 लोगों को सर्व करना है, कैसे करेंगे सबको संतुष्ट कर देंगे? तो एक तो आपका साधन होना चाहिए सब तक पहुंचने का, दूसरा आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए कि किसको कब जरूरत है तब उसको दीजिए। आप फालतू में अगर उसको देंगे तो वो उसको बेकार करेगा। यानी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक टेक्नोलॉजी का ऐसा लेयर हो जिस लेयर के आधार पर उसका सही से सही। आप स्मार्टनेस में 3 बातें आई जो हम लोगों ने सोच किया, उसको 3 बातें। पहली, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है शहर किसके लिए? शहरियों के लिए होता है। तो शहर के लोगों की जीवन की गुणवत्ता अगर सुधरेगी तो स्मार्ट है, मान लेंगे। दूसरी, शहर की एम्प्लॉयबिलिटी, जो उनकी जो है इकोनॉमिक एबिलिटी जिसको कहते हैं, जो हर एक शहर किसी न किसी पर्पज से बनता है, तो क्या हम उसकी जो इकोनॉमिक एबिलिटी है उसको और बेहतर कर सकते हैं? अगेन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। फिर तीसरी जो चीज थी उसके बारे में सस्टेनेबिलिटी। जो शहर है, अब शहर में साधन तो सीमित है, लोग काफी सारे हैं, तो क्या करें कि हमारे संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करें जिससे कि हमारे संसाधन खत्म न हो और शहर सस्टेन करे। अब उदाहरण के लिए जैसे कि एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया अमृत मिशन में, 24/7 वाटर सप्लाई एंड ड्रिंक फ्रॉम टैप। सोचिए कितनी बड़ी चीज है, और ये ऑलरेडी पूरी शहर में हमने 2021 के सितंबर में इसको लॉन्च भी कर दिया। और देश के तमाम सारे शहरों में उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव था, अयोध्या, पूरी अयोध्या के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई किया जाएगा। तो क्या हमारे आने वाले जो शहर है या शहर का जो एक्सपेंशन है वैसा ही होगा जैसा पुराना है या नया रूप में होगा? तो 3 चीजें हमने सीखी। एक चीज हमने सीखा कि जो है अर्बन रिन्यूअल यानी रीडेवलपमेंट, जो शहर पुराना हो गया वो नहीं चल सकता, उसको तोड़ करके या वहाँ पे और हम ज़्यादा अच्छे एफएसआई लेकर के और ज़्यादा ओपन, जहाँ पे वाटर भी हो, ग्रीन भी हो, वो सब सारी चीज़ कर सकते हैं। क्या हम रेट्रोफिट करके के चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, या ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट? तो ये जो हमारा जो आने वाला शहर है, क्या वो ऐसा बनेगा जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर दे, एम्प्लॉयबिलिटी, लोगों की इकोनॉमिक एबिलिटी बेहतर करे और साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हो? ये हमारी स्मार्ट सिटी की लर्निंग। तो जो टेक्नोलॉजी है, इट इज important ingredient of the whole development. Sir, you mentioned 3 objectives: quality of life, jobs, and other is of course the infrastructure. Sir, आज भी हमारे जो बड़े शहर हैं, talk about दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, हम इन्हीं चीज़ों से आज भी डील कर रहे हैं। ना साफ पानी है, ना साफ हवा है, अगर हम बाहर जाते हैं, we don't have footpaths. एंड सर, जो आप इंटरवेंशंस कह रहे हैं वो हर शहर में छोटे छोटे पॉकेट्स में हुआ है, एक शहर पैन सिटी लेवल पे नहीं हो पाया है। तो सर, लुकिंग एट दिस मिशन, आई गेस ऑलमोस्ट 10 years हो चुके हैं, डू यू थिंक कि हम कहीं पे उस लेवल तक पहुंचे हैं कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि इस पे जो हमारे स्मार्ट सिटी में अप्रोच हम लोगों ने रखा, क्योंकि हमें क्या लिमिट करता है? रिसोर्सेज लिमिट करता है, प्लस हमारी अवेलेबिलिटी, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो लोग इस काम को कर सकते हैं, उनकी लिमिटेशन है। खुशी की बात यह है कि आज जो हमारा, जैसे कि अमृत का जो पहली योजना चली, उससे इतने सारे लोग स्किल हो गए कि आज अमृत 2.0 जो है उसमें बहुत तेजी से हम चल सकते हैं। इसी तरह स्मार्ट सिटी में इतना एक्सपीरियंस हो गया हमारे देश में जिससे हम लोग और तेजी से बढ़ सकते हैं। जरूरत इस बात की है, देखिए कि चूंकि रिसोर्सेज थे, हमने रखा कि 500 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी एक सिटी के लिए, 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, प्लस कुछ रिसोर्सेज कन्वर्जन से या कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस से जगह जो है 1500-1600 करोड़ 1800 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन वो एक शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। शहरों की साइज हमारी इतनी बड़ी है, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। तो अब ये जब हमारी लर्निंग हो गई, और मैं मिनिस्ट्री से यही निवेदन करूंगा, मेरा अप्रोच यही था, निवेदन यही करूंगा कि स्मार्ट सिटी की जो लर्निंग है, उस लर्निंग को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, उस लर्निंग को आगे बढ़ाना चाहिए। जो सिस्टम
मुझे लगता है कि आज हमको टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली लिवरेज करना है कि जिसके माध्यम से हम शहरों को, और बगैर टेक्नोलॉजी को जो हमारा वॉल्यूम है, देखिए कोविड जैसी चीज को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आसान कर दिया, कैसे कर दिया, कितना आसान कर दिया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। आपको लगता है क्या क्या इतने सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता, इतने सारे लोगों का सब कुछ, सारा जो मूवमेंट और सब कुछ चीजें हो जाता, अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते तो हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। जो हमारा जो एक पीएम स्वनिधि की योजना थी रेहड़ी पटरी वालों के लिए, उनका इस प्रकार की चीज सोचने के लिए और इस चीज को करने के लिए, उनको जो देखिए कि कितना आसानी से यूपीआई के माध्यम से सब कुछ कर रहे हैं, वो कैसे धीरे धीरे सिमुलेट होते चले जा रहे हैं मेन स्ट्रीम में। आज वो हो सकता है कि वो 10,000 रुपए से 20,000, 50,000 कल को छोटे बड़े व्यवसायी बन जाए वो। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का जो है सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो हमारे शहरों को और बेहतर बना सकते हैं। और स्मार्ट सिटी में बहुत लर्निंग हुई है, मुझे जानकारी है कि स्मार्ट सिटी 2025 मार्च में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरा मानना है स्मार्ट सिटी का जो लर्निंग है वो नहीं बंद होना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारे जो आने वाले शहर हैं, जो नई आबादी आने वाली है, वो स्मार्ट बननी चाहिए। वो ऐसा शहर बने जो लिवेबल शहर हो, वॉकेबल शहर हो, जहाँ लोगों को ग्रीन स्पेस हो, जहाँ पे ब्लू स्पेस हो, जहाँ पे लोगों को घर के पास में ही उनको बाजार मिल जाए, घर के पास में उनको स्कूल का एजुकेशन शिक्षा मिल जाए, पास में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, पास में उनको एंटरटेनमेंट मिल जाए। जो हमारी जरूरतें हैं वो सारी की सारी उसके माध्यम से हो। ये तो एक आइडियल शहर की हमारी डेफिनेशन होगी, एंड दिस वाज अगेन द डेफिनेशन जो हमने स्मार्ट सिटी को सोच के करी थी। लेकिन सर, जैसे अभी आपने पीएम स्वनिधि के बारे में बात की, पीएम स्वनिधि के अंडर भी ये था कि बेसिकली हर शहर में वेंडिंग जोन्स बनाए जाए, इनके लिए वेंडिंग प्लान्स बनाए जाए, कहाँ पे ये लोग एक्चुअल में वेंडिंग एरिया लगाएंगे। बट सर वो सब नहीं हुआ। एक है वी कैन टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज, लेकिन हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा हैं कि हम उसके बियॉन्ड जाके सोचे तो टेक्नोलॉजी ऐसा लगता है कि हम उसको अलग से कर रहे हैं, बट वी आर नॉट लुकिंग एट द मेजर थिंग्स जो कि हमारा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है। देन व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन सो मेनी लार्जर थिंग्स? देखो ऐसा है कि जो आदमी की बेसिक जरूरत क्या क्या है। सबसे पहले जरूरत होती है, जब कोई गांव से शहर में आता है या शहर में आबादी बढ़ती है, उसको मकान चाहिए, मकान की जरूरत है। आज हमारे देश ने दुनिया के सामने एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया। 1 करोड़ से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए बन गए। आज इतनी सारी संख्या में अगर हाउसिंग का देखें तो इतना बड़ा बूम है, बहुत सारा हाउसिंग के बारे में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। दूसरी जरूरत क्या है कि हमारे साथ साथ स्वच्छता होना चाहिए, शहर साफ सुथरा होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारा काम हुआ, अभी काफी सारा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की तरफ हमें स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 था कि परफेक्शन की तरफ बढ़े, उसमें भी काम कर रहे, लेकिन तब भी काफी ज्यादा पहले से जो हम जाते थे, सब तरफ इधर उधर कूड़ा पड़ा हुआ, कूड़े के ढेर पड़े हुए, सब सारे के सारे बहुत चीज खत्म हो गई। तीसरी जरूरत क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पीने का पानी चाहिए। आपको पीने के पानी के अलावा जो है आपका जो सीवर सिस्टम सही होना चाहिए। लेकिन देखो इस सबके पीछे जो है सबसे बड़ा जो जरूरत है, उसके अलावा लोगों को रोजगार के माध्यम होना चाहिए, स्किलिंग का होना चाहिए, स्किल हो, रोजगार हो, उनके लिए प्रॉपर उनको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस। कुल मिलाकर के मेरा निचोड़ है कि अगर हम अर्बन प्लानिंग के ऊपर ध्यान दें, अगर सही से शहर को प्लान कर ले और उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कर दे, केवल प्लान ही नहीं करे, बहुत सारा प्लान बना लेते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन में फेल हो जाते हैं। तो प्लान बनाए और प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कर दे तो बहुत कुछ हमारा परिवर्तन हो सकता है। तो पहले से ही हमारे शहर स्मार्ट होने चाहिए। अगर शहर में कोई वृद्धि हो रही है तो शहर प्लान डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी शहरों को अपना मास्टर प्लान भी बना लेना चाहिए। और इसके लिए शुरुआत की गई GIS बेस्ड मास्टर प्लान, और फिर उसको सही से अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो लोगों की जिंदगी बहुत कुछ सुधर सकती है। हमने एक और प्लानिंग के बारे में कॉन्सेप्ट किया कि पहले हमारा जो अर्बन प्लानिंग होता था वो बहुत सारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के प्रेरणा से हम पहले एक ब्लॉक यहाँ बनाते थे, एक इधर सेक्टर बन रहा है तो वो खाली रेजिडेंशियल, एक सेक्टर एजुकेशन का सेक्टर है, तो कोई हेल्थ का सेक्टर है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ऐसे अलग अलग सेक्टर में बांट देते थे। अब मिक्स प्लानिंग की बात हो गई। इसको सेप्ट, जहाँ से आप पढ़ी हैं, सेप्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने 2 कॉन्सेप्ट डेवलप किए। एक लोकल एरिया प्लान, दूसरा जो टाउन प्लानिंग स्कीम TPS। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राज्य सरकारों को और भारत सरकार को, मैंने बहुत कोशिश की जब मैं उत्तर प्रदेश में था कि इसके प्लानिंग के ऊपर जो है कैसे हम लोग शहरों को बेहतर प्लान करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इन चीजों को करेंगे, चैलेंजेस बहुत है,
एक तरफ हमारे वो पुराने शहर है, वो पुराने इलाके को एक उसका वो चैलेंज है, वहाँ हमको रीडेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो जो हम एक छोटे लेवल पे कर पा रहे हैं उसको हम बड़े लेवल पे कर सकते हैं। केवल हमें एक ये मेन चैलेंज है, चुनौती है हमारे सामने इम्प्लीमेंटेशन की। इस इम्प्लीमेंटेशन को अगर सही तरीके से हम करा ले गए, और ये पॉसिबल हुआ है छोटे छोटे इलाकों में, जैसे आपने ही कहा स्मार्ट सिटी के जो छोटे इलाके में पॉसिबल हुआ है, तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। चुनौती बड़ी है, यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर बट जैसे अभी आपने अर्बन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन किया, अर्बन प्लान में ऑफ कोर्स लोकल एरिया प्लान और जो हमारी टीपी स्कीम्स हैं ये मेजर गुजरात में ही हो पाया है, बाकी जगह अभी इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इंडिया में। और हमारा जो मास्टर प्लान का भी सर ये है कि हम एक 20 साल का एक विजन लेके चलते हैं और उस चीज़ को 20 साल में ही रखते हैं, जबकि हमारे शहर ऑर्गेनिक है, कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। हर 2 साल में मतलब आपने तो सर इतना शहर चेंज होते देखे हैं, तो सर आपको नहीं लगता कि अर्बन प्लानिंग में भी हमें मतलब हर 5 साल में कुछ रिवीजन करना चाहिए, प्रॉपर स्टडीज डेटा निकालना चाहिए कि कहाँ क्या मूवमेंट है, क्या चीज़ कैसे चेंज करनी है? क्योंकि हम 20 साल का आज विजन लगा रहे हैं सर, हमें नहीं पता वेयर आर वी गोइंग टू बी नेक्स्ट 20 ईयर्स। नहीं, बिल्कुल आपने रुचिता आपने ठीक कहा। पहला चीज तो मैं जो आपने कहा कि केवल गुजरात में ही टीपीएस और लोकल एरिया प्लान एलएपी का हुआ, नहीं, मतलब आज मेजरली नहीं, वहां से शुरुआत हुआ था। अब वहां से शुरुआत हुआ था। आज आप देखिए कि पूरा का पूरा जो है बड़े आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बहुत सारे राज्यों में आज ये जो टीपीएस और एलएपी जो है लोगों को ट्रेन किया गया, ये नई सोच डाली गई। दूसरा, जो मास्टर प्लान भी बनता था 20 साल का, उसको हर 5 साल पे रिवीजन करते थे, ये भी उसका प्रयोजन हुआ करता था। लेकिन अब जो है आपको देखिए, पहले क्या होता था कि बोर्ड के ऊपर बैठ करके आपको सारी की सारी चीज प्लान करना होता था। अब तो इतना आसान हो गया है कि जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान बनने से आप कंटिन्यूसली इसको चेंज कर सकते हो, उसको देख सकते हो, जो जरूरत हमारी होती है उसके हिसाब से आप सोच सकते हो कि हमको यहाँ पे ये चीज करना है, यहाँ हमको इस तरह से करना है। आप अयोध्या को जाके देख लीजिए, जो अयोध्या में परिवर्तन हुआ है। आप अयोध्या आप देख लीजिए, 2020 के पहले का अयोध्या को देख लीजिए, अजरा 2024 को आप देख लीजिए कि अयोध्या कितनी परिवर्तित होगी, कैसे परिवर्तित होगी। क्योंकि एक राज्य सरकार का एक पूरा का पूरा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया कि इसको परिवर्तन करना है, और हम लोग उसके पीछे लग गए थे, परिवर्तन हुआ। आज बनारस को जाकर के आप देख लीजिए, तमाम सारे सर देश में इतने सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है। बड़े महत्वपूर्ण अर्बन प्लानर हुए हैं मैंने हुए क्या हैं, और मुझे सौभाग्य मिला उनसे मिलने का कोपेनहेगन में। येन गेल, उनका येन गेल का कहना है कि सिटीज आर फॉर द पीपल, माने शहर जो है शहरियों के लिए होता है और लोगों के लिए नहीं। जो हमारे शहरियों को उनके साथ जोड़ करके, चाहे कोई भी प्लान करना, शहरियों को उनके साथ जोड़िए और जोड़ के प्लान करिए, देखिए कि कैसा शहर आपका बन करके निकलेगा। सर आपने अयोध्या का एग्जाम्पल दिया, बनारस का एग्जाम्पल दिया। अयोध्या तो सर मैंने 2021 से 2025 तक देखा, सो मैंने तो हर चीज़ चेंज होती देखी है। पर सर लोगों का ये भी कहना है कि जब सरकार चाहती है किसी शहर को चेंज करना तब वो चेंज होता है, अदरवाइज वो ऐसा ही रहता है। तो सर इस पे आपका क्या कहना है, बिकॉज आप तो हर लेवल पे बेसिकली रहे हैं शहरों में। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि जब सरकार का फोकस कहीं पे हो जाता है तो वहां पे बहुत परिवर्तन होता है। तो ऐसा ये तो भारत सरकार का फोकस है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का फोकस। अगर आप पुराने सारे के सारे बजट उठा के देख लो, बजट में जो मैंने कहा पहले जो सोच ही हमारी नहीं थी, हम तो कहते थे कि हम ग्रामीण, अब आज की डेट में सोचे कि ग्रामीण और अर्बन इलाके को दोनों को साथ में सोचने की बात है कि कैसे हम, जैसे अर्बन में अगर जो हमारा बेहतरी होगी, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, यहाँ पे सर्विसेज बनेंगे, तो कहाँ से आएंगे? रूरल एरिया से आएंगे। यानी रूरल एरिया से लोग तो आ जाएंगे यहाँ रोजगार करने के लिए, और वहाँ पे जो लोग उपलब्ध है उनकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। गाँव में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, वहाँ पे प्रोडक्शन का तौर तरीका बदलेगा, क्योंकि कंजम्पशन का तौर तरीका यहाँ पे शहर में बदल रहा है। विकसित होने के लिए जो हमारा ग्रोथ इंजन है वो तो शहर में ही है। तो शहर को तो आपको पूरा सशक्त बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विसेज से लेकर हर एक सेक्टर उसमें आगे बढ़े। तो इसके लिए जो हमारे शहरी मंत्रालय है, जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, उसको विशेष जोर देने की जरूरत है। वो जब परिवर्तन में, जब इस परिवर्तन के साथ अपने आप को जोड़ेगा, लर्निंग को जब इसके साथ जोड़ेगा, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ कि जो है, जो विकसित भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन
और अभी एक नया चीज शुरू किया गया है, जब अर्बन रीजनल इकोनॉमिक हब्स, यानी एक जैसे बनारस एक शहर है, तो केवल बनारस शहर ही नहीं बल्कि बनारस के आसपास 100 किलोमीटर के भीतर भीतर जितने शहर हैं, उन सारे शहर को अगर आप एक साथ जोड़ के देखो, वो सब उस अर्थव्यवस्था को एक दूसरे को सपोर्ट करें, जैसे कि रेजोनेट कर रहे हैं। अगर उनका जो रेजोनेंस अगर इतना बढ़िया हो जाए जिसके माध्यम से पूरी की पूरी इलाके की आप अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल बताता RRTS, मुझे सौभाग्य मिला, अगेन भगवान ने मुझे मौका दिया, मुझे मौका मिला इसको पहले बार देश में शुरू करने का। आज मैं पूरा होते देखता हूँ, बड़ी खुशी मिलती मुझे। तो वो जो चीज़ हुआ, अब उसी के उदाहरण के मुताबिक इन सारे रीजनल इकोनॉमिक हब्स है, वहाँ भी आप इस प्रकार की RRTS व्यवस्था कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आज जो देश में हो रही हैं, मुझे लगता है कि विकसित भारत के लिए शहरों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, आपने मेट्रो का जिक्र किया, आपने 5-6 मेट्रो प्रोजेक्ट्स बेसिकली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाए। तो सर, टू बेसिकली मीट दैट स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इट बिकम्स द ऑब्सेशन इन अर्बन डेवलपमेंट। हम सिर्फ सिस्टम्स खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम प्रॉपरली रन करे थ्रू प्रॉपर इंटीग्रेशन, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स हम देखिए, पहले हमारे देश में कुल मिलाकर के 5 शहरों में मेट्रो था। हमारे देश में 21 शहरों में मेट्रो चल रही है, 30 से ज्यादा शहरों में मेट्रो बन रही है। आज हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर डेली मेट्रो पे चल रहे हैं, 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो चल रही है। और ये एक बड़ा परिवर्तन का लेकिन मेट्रो के आगे जो मेट्रो लाइट, मेट्रो न्यू, मैं समझता हूँ मंत्रालय उसके ऊपर काम कर रहा है, आपका वाटर मेट्रो, ये भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बड़े शहरों में तो मेट्रो चल जाता है, लेकिन छोटे शहरों में आप मेट्रो चलाएंगे तो उसकी इकोनॉमिक, उसकी वायबिलिटी नहीं बनेगी। शहरों के जो इंजन का पहिया है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और केवल मेट्रो नहीं बल्कि बस सेवा भी है, BRT भी है, रोपे का भी आज की डेट में नया रोपे का जो डेवलपमेंट बनारस में हुआ, मैं समझता हूँ देश का पहला रोपे लाने का सौभाग्य मिला। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले जो नया शहर बन रहा है उनमें हम इस प्रकार का प्लानिंग कर दें कि पहले से ही प्लान कर दें कि लोगों को ट्रांसपोर्ट का काम आसान हो जाए। अगर आसान हो जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि जो आज जो बड़े कंजेस्टेड शहर हो सकते हैं उनसे उनको निजात मिलेगी। लेकिन सर, जैसे मेट्रो पे ही ज्यादा फोकस हो रहा है, जो मेरा क्वेश्चन था कि बेसिकली हम मेट्रो डिलीवर कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट, लेकिन हमें पूरा सिस्टम बनाने के लिए वी नीड प्रॉपर बसेस ऑल्सो। जो बसेस में सर उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। अभी इंडिया में अराउंड 50,000 अर्बन बसेस हैं, तो सर उस पे क्यों नहीं उतना फोकस हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली मेट्रो आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं देती है, आपको प्रॉपर फुटपाथ चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको बसेस चाहिए, एंड देन यू नीड मेट्रो। तो सर वो पूरा सिस्टम क्यों नहीं हम क्रिएट कर हो रहा है ना अभी? तो देखिए, एक तो बहुत तेजी से मास जो सिस्टम है, मोबिलिटी एज ए सर्विस, तो आप देखिए ऊबर, ओला वगैरह जो तमाम सारी सर्विसेज आपको इतना उपलब्ध हो गई हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या, अब तो करीब 1 लाख बस का टारगेट रखा गया, जो स्कीम में रखा गया 1 लाख बस अगले 5 साल में आने के लिए। हमारे सामने चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए वो सारे एफर्ट करने के बाद भी दिखते नहीं है, तो समय लगता है। मुझे थोड़ा वक्त देने की बात है, हो जाएगा। सर, नाउ कमिंग टू अयोध्या। सर, अयोध्या में आप बहुत ही क्लोजली बेसिकली इन्वॉल्व थे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट सिटी, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर भी था, वहाँ पब्लिक प्रेशर भी था और रिलीजियस प्रेशर भी था। तो सर, जब एक शहर को बेसिकली आपको एक टाइमलाइन दे दी गई कि अगले 2 साल में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो सर वहाँ डिसीजन मेकिंग कैसे डिफरेंट होती है एक नॉर्मल प्रोजेक्ट से? मैं उसको दूसरे तरीके से कहूँगा, हमें उस लर्निंग को दूसरी जगह भी लागू करना चाहिए। अगर हम वहाँ कर सकते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते? अगर हम बनारस में कर सकते हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते? देखो, कुंभ के पहले जो हमारा 2025 का कुंभ हुआ, पिछला जो महाकुंभ था, जिसमें कुछ 65 साढ़े 65 करोड़ लोग प्रयागराज में पहुंचे, उसके पहले प्रयागराज में बहुत काफ़ी परिवर्तन हुआ। प्रयागराज में सड़कें बेहतर हो गई, वहाँ पे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट किए गए, मतलब स्ट्रीट्स काफ़ी सुधर गई, कई सारी जो पुरानी बिल्डिंग थी उनका फसाड बेहतर हो गया, बहुत सारे स्थान जो दर्शनीय स्थल जाते थे वो काफ़ी सुधर गए। तो हम लोग की एक आदत
मैंने एक पता नहीं, हमारी प्रशासनिक सेवा में एक आदत है कि जब इलेक्शन आता हम सब जुड़ करके बहुत बढ़िया से इलेक्शन करा लेते हैं। बाढ़ आती है तो बाढ़ को लोग बहुत लोग मिल करके सारा बाढ़ को झेल जाते हैं, तो अच्छे से कर लेते हैं, उसका सारा काम कर लेते हैं। जब नहीं होता तो हम लोग फिर उस प्रकार का जो फोकस है वो नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि जो हम अगर एक जगह कर सकते हैं तो सभी जगह कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटी तो है, वही लोग हैं जो कि उस काम को करते हैं। तो कैपेबिलिटी है, केवल वो उनमें एक मोटिवेशन नहीं है। तो थोड़ा सा प्रशासनिक अमले में मुझे लगता है कि कुछ मोटिवेशन के लिए या उनको सही तरीके से उनको दिशा देने के लिए कुछ काम किया जाए, और ये बहुत बड़ा दिशा हमारा विकसित भारत का है। जी सर, आपने एक चीज़ बोली थी कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जो बिल्कुल सही है। और सर स्पेशली जब ऐसे मिशन आते हैं स्मार्ट सिटीज़ या JNURM, जो हायर लेवल के लोग हैं विच आर द ब्यूरोक्रेट्स, जैसे IAS वगैरह हो गए, दे डू अंडरस्टैंड कि क्या बेसिकली इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन जो उनके जूनियर्स हैं उनमें उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, एक मास्टर प्लान बन गया, लेकिन उसको किस लेवल तक इम्प्लीमेंट करना है, वी रियली डोंट केयर एट दैट लेवल, दैट डिपेंड्स फ्रॉम IAS टू IAS। तो सर उसको क्यों नहीं ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा, जो बेसिकली हमारे कॉरपोरेशंस में, अथॉरिटीज़ में जो हमारा जूनियर स्टाफ है उसको उस लेवल पे स्किल करना, सर वो एक आई गेस बहुत बड़ी कमी लगती है किसी भी मिशन को सक्सेसफुल करने में। नहीं, बिल्कुल आप सही दुरुस्त आप बात कर रही हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत काम हुआ है। आपको लगता है कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन क्या केवल वो जो सेक्रेटरी साहब वो अकेले में, जब तक ये सारे नीचे लेवल तक सब लोग नहीं जुड़ेंगे, ये सबका प्रयास होता है, एक आदमी नहीं करता है। मैं कभी नहीं कह सकता कि एज ए सेक्रेटरी मैंने सब कुछ कर दिया, सबको, और सबको करने के लिए लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है, लोगों को ट्रेन करने की जरूरत होती है, लोगों की स्किल करने की जरूरत होती है। इसके लिए फिजिकल भी ट्रेनिंग होती है और डिजिटल भी ट्रेनिंग होती है। तो ये परिवर्तन का समय है। कोई भी जब संक्रांति होती, आज ही मकर संक्रांति का दिन है संक्रांति होती है तो आगे और पीछे को जोड़ने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वही मेहनत हो रही है अभी। और मुझे लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा बल देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक सारे लोग साथ नहीं होंगे आप रिजल्ट नहीं दे सकते। जब तक ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअली ग्राउंड वर्कर है, अगर वो नहीं काम करेगा, तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते। अभी इंडिया काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहा है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी इन इंडिया। तो गवर्नमेंट के अंदर इज इट अ रियल, लाइक आर वी थिंकिंग ऑफ रियल ट्रांजिशन, और इट इज़ मोर लाइक अ वेल मार्केटेड एम्बिशन? नहीं, देखो, ये तो हमारा एक सोची समझी रणनीति है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में, मुझे ख्याल है COP22 था, COP22 में उन्होंने पंचामृत की बात की। उस पंचामृत में 2070 तक नेट जीरो की उन्होंने बात की। उन्होंने बहुत सारे उस पंचामृत के जो तमाम सारे कंपोनेंट हैं। तो ये भारत सरकार की सोची समझी जो है तमाम सारी नीतियां हैं, जिस नीतियों के ऊपर जो आगे बढ़ रहे हैं कि हम धीरे धीरे जो है कार्बन एमिशंस को कम करते चले जाएं, हम मोर सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ एनर्जी, मोर सस्टेनेबल सिस्टम्स ऑफ परफॉर्मेंस, उसके ऊपर, या ग्रीन परफॉर्मेंस, जो ग्रीन जो बात है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बल दें। तो जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात है, इट इज़ ए मल्टीपल, इट इज़ नॉट ओनली कि आपने खाली गाड़ी इलेक्ट्रिक कर देंगे। आप गाड़ी करेंगे, उसके लिए जो चार्जिंग की व्यवस्था आप करेंगे, बैटरी के बारे में आज देखिए इतना सारा रिसर्च हो रहा है बैटरी के ऊपर, जो हमारा लिथियम बैटरी पे डिपेंडेंसी है, उसको लिथियम से हम जिंक के ऊपर जा सकते हैं, क्या हम किसी और किस्म का चीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारा रिसर्च भी हो रहा है, कैसे हम इसको कॉस्ट को कम कर सकते हैं, क्या क्या इनोवेटिव तरीके से हम इसको और इंसेंटिव दे सकते हैं जिससे कि हमारे सिस्टम में आ जाए। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कॉस्ट पे हमको मिलता है, उससे बहुत रेट कम होंगे, निश्चित रूप से कम होंगे, क्योंकि जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा रेट कम होंगे, कंफर्ट लोगों के बेहतर होंगे, और जो लोग यूज़ करते हैं उनको देखिए कि साउंड नहीं है, ओवरऑल लाइफ साइकिल कॉस्ट उनकी कम हो जाती है, उसकी यूज की मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार की एक पूरी रणनीति है। पहले फेम 1, फेम 2, इस तरह की जो योजनाएं थी हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की, मुझे भी उसमें बहुत सारा चर्चा करने का मौका मिला था। तो आज जो है सरकार जो प्रमोशन कर रही है, केवल नारे के रूप में नहीं, रियलिटी के रूप में।
हमारे उत्तर प्रदेश में मुझे ख्याल है कि मेरे पीरियड में करीब 2000 के आसपास बसें, हमारे इलेक्ट्रिक बसेस हमारे शहरों में आ गई थी और हमारा प्लान था कि हम इसको 10,000 तक ले जाएंगे। बहुत सारे उसके लिए एक अलग से हमारा पूरा एक पॉलिसी बना है, उस पॉलिसी के तहत उसको हम लोग प्रमोट कर रहे थे। धीरे धीरे सभी शहरों में, आज अयोध्या में भी मुझे ख्याल है 50 बसें इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, बनारस में कुछ 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, प्रयागराज में चल रही है। ऐसे सब जो हमारे शहरों में धीरे धीरे, तो ये भारत सरकार की भी स्कीम है और राज्य सरकारों की भी। तो राज्य सरकार भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है वो हमारे देश का कमिटमेंट है और देश के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हर कोई तत्पर है। लेकिन सर जैसे हम अभी इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिल रही है दैट इज आल्सो फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, तो सर फिर इसमें सस्टेनेबिलिटी कहाँ आई? नहीं, देखिए आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट तो है, लेकिन साथ में आप देखिए कि हमारा कितना सोलर पावर प्लांट हो गए, कितना हमारा विंड पावर से मिल रहा है, कितना न्यूक्लियर एनर्जी से मिल रहा है, कितना हाइड्रो से मिल रहा है। अब सोचिए न्यूक्लियर का टारगेट 10 गुना करने का भी आपने जो पिछला जो है 2025 के गणतंत्र दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच था लाल किले के प्राचीर से, उसमें उन्होंने कहा था कि 10 गुना हम बढ़ा देंगे न्यूक्लियर एनर्जी। हम अपने देश को आत्मनिर्भर ऊर्जा के ऊपर करने वाले, इस प्रकार का फोकस की बात की गई थी। तो जो अलग अलग किस्म का, और यही नहीं, जैसे सोलर है तो सोलर के बारे में दिक्कत होती है कि रात में क्या करेंगे, तो अब इसके बारे में एक अल्टरनेटिव सोच होगी कि कैसे इसको हम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो कैसे हम उसे उसका उपयोग कर सकते हैं, रात में भी वो उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम बैटरी का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो काम हो रहा है और वो सब का फोकस वही है कि नेट जीरो देश को ले जाना है। सर आपने बात की थी कि कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें रेट्रोफिटिंग भी करने की ज़रूरत है प्रोजेक्ट्स को लेके या मे बी शहर को लेके। तो सर हमारा जो मेजर एक दिल्ली में प्रोजेक्ट हुआ वो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। तो सर उसमें बेसिकली एक हेरिटेज कंजर्वेशन के ऊपर ऑफ कोर्स काफ़ी डिस्कशन हो रहा था, बट देन यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन मॉडर्न डेवलपमेंट नीड्स। तो सर इन दोनों के बीच में सर बैलेंस कैसे किया उस चीज़ में? यहाँ भी मैं एक प्रधानमंत्री जी की सोच है, विरासत भी और विकास भी, विरासत भी और विकास भी। अगर आज देखो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, तो अगेन मुझे सौभाग्य मिला इसको पूरा का पूरा कंसीव करने से लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करने से लेकर के जो देश का जो नया हमारा जो पार्लियामेंट बनी है उसको बनवाने के लगभग पूरा करा दिया था। उसके बाद उद्घाटन भर के लिए मैं बाहर उत्तर प्रदेश चला गया था और तमाम सारे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह आप देखिए उसके कंस्ट्रक्शन को, उसका फसाड वैसा ही रखा गया है जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का फसाड है, रेड स्टोन के ऊपर, लेकिन उसमें पूरा पूरा मॉडर्न व्यवस्था टेक्नोलॉजी का। आप जब हमारे अगर पार्लियामेंट में आप गई हो, ये हमारे भारत के लोगों ने सोचा, भारत के लोगों ने प्लान किया, भारत के लोगों ने उसको जो है इम्प्लीमेंट किया और भारत की पूरी पूरी टेक्नोलॉजी उसमें है। हर एक देश के कोने कोने से सब जगह से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और इतना ज़्यादा मॉडर्न है उसके अंदर जो है, जो इस समय की जो अपफ्रंट टेक्नोलॉजीज़ है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उसके अंदर काम कर रही है, जिसके माध्यम से आप सारा का सारा डिजिटल हो रहा है। एक एक चीज़ को आप जो है उसको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और तमाम सारे लैंग्वेजेस में, मैं अभी देख रहा था अखबार में, अब देख रहा था कि उसको अब कई सारी लैंग्वेजेस में एक साथ ट्रांसलेट, वो सब सारी सुविधाएं वहाँ पे एक व्यवस्था की गई। तो ये जो एक विकास भी और विरासत भी, ये दोनों को लेके चलने के लिए जो सेंट्रल विस्टा का पूरा जो प्लान बना है, मैं समझता हूँ जिस दिन वो पूरा होगा हमारे देश का एक बहुत ही क्या कहेंगे कि एक गौरवशाली स्थान होगा। लोग आएंगे और उसको जो है देख करके गर्व महसूस करेंगे देश के लोग कि हमारे देश का राजधानी किस प्रकार की सुविधा बनी हुई है। सर आपके 40 साल के टेन्योर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको सोच के आप काफ़ी प्राउड फील कर रहे हो? Not because it is visible, maybe because it has helped to strengthen the system. बहुत सारे, सर फिर भी एक, बहुत सारे, सर फिर भी एक, बहुत सारे। अगर देखो सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा, देखो भगवान राम का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि मुझे एक बार जब मैं यहाँ से दिल्ली से लखनऊ गया था तो मेरे मन में हो रहा था कि देखो इतना बड़ा पार्लियामेंट मैंने इतनी बार, अगर देखो सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा, देखो भगवान राम का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने का मुझे सौभाग्य, तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ था। ऐसे तो मुझे लगता है कि चाहे वो
राष्ट्रीय मिशन जितने सारे, हर एक मिशन जितने सारे सब कुछ किया, हर एक पे मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि तो मुझे प्राउड होने के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐसे मैं गिनाने चालू करूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कैरियर का जो हमारा लास्ट जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कराने का मौका है, उस दिन तो मुझे लगा वाह भगवान आप तो मेरे सामने जो है आपने मौका दिया और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। तो सर हमारे जो यंग लिसनर्स हैं और मे बी अपकमिंग प्लानर्स, IAS ऑफिसर्स, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरा एडवाइस ये है कि देखो इस समय अर्बन में बहुत अपॉर्चुनिटी है, देश बदल रहा है और देश विकसित भारत की तरफ जो अग्रसित होगा अर्बन के रास्ते से होगा। मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी अर्बन के नए नए कोर्सेज बनने चाहिए। अब एक स्पेशल जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है। आपका जो हमारे इंजीनियरिंग एक सामान्य जो सिविल इंजीनियरिंग का काम, अर्बन में एक नए चैलेंज होता है इंजीनियरिंग के बारे में। नई इंजीनियरिंग, नई व्यवस्था, नई सोच, कैसे हम कम पैसे में ज़्यादा रिजिलियंट, ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने वाले ऐसे हम आवास बना सकते हैं। तो हमारे देश में इतना सब कुछ हो रहा है तो उसमें तो यूथ को अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कहूँगा कि वो लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। मिनिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जितना अनुभव कर चुके उस अनुभव से आगे बढ़े, इस देश को जो आगे ले जाए, जो प्रधानमंत्री की जो सोच है उस सोच के ऊपर उसको आगे लेकर के जाए। थैंक यू सो मच सर। आपने एक पर्सपेक्टिव दिया एंड आई गेस इंडिया को वही ज़रूरत है, एक स्पष्ट पर्सपेक्टिव की। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर थॉटफुल कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू रुचिता, आपने बहुत किस्म के प्रश्न किए हमसे। देखिए मैंने कोशिश की कि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा ज्ञान है, उसके आधार पर हर चीज़ आप तक पहुंचे। और आप तक क्या मतलब आपके माध्यम से तमाम सारे लोग सुनेंगे इस बात को, उन तक मैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए कोशिश किया कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं सब बातों को आपको बताऊं। निश्चित रूप से इस प्रकार के कन्वर्सेशन से जो हमारा यंग क्राउड है, जो यूथ है, जो इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको मोटिवेशन होगा। वो सोचेंगे कि हमको भी एक नया काम करने का मौका है और मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी चीज होगी। धन्यवाद।